स्वागत है। आज अर्थशास्त्र चैप्टर 1 का हम क्या करेंगे, लघुत्तरीय क्वेश्चन को बनाएंगे। कुल 14 से 15 क्वेश्चन हैं और आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया जाएगा आप लोगों का इस क्वेश्चन से एग्ज़ाम। देखो ठीक है, पहला लघुत्तरीय क्वेश्चन क्या कहता है, अर्थव्यवस्था। जो क्लासेस नहीं किए वो क्लासेस जाकर कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बनाना, या फिर क्वेश्चन भी याद कर लोगे तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्लास के लिए, ठीक है। फिर भी क्लास कर लोगे तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या, अर्थव्यवस्था क्या है। हमने बताया था अर्थव्यवस्था मतलब समाज में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का योगफल। विभिन्न जो कार्य होता है, विभिन्न कार्य, अनेक प्रकार के कार्य जो होता है, कार्यों का योगफल। उन सभी का काम को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते, तो उसे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। समाज में अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योगफल। मतलब आर्थिक मतलब जो काम करते हैं, उस पैसों जिससे हमें धन आता है, उस सभी कामों का योगफल क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था। या ये एक वैज्ञानिक होते हैं। ब्राउन क्या होते हैं, एक अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक नहीं, ये एक अर्थशास्त्र है। और इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसने कहा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है ये, कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली किसने कहा, या फिर ब्राउन ने क्या कहा, ऐसा तो नहीं आएगा। लेकिन अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, किसने कहा, ऐसा क्वेश्चन आता है। इनके अनुसार क्या, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की, मतलब आजीविका मतलब जीवन निर्वाह, जीवन जो होता है, जीवन निर्वाह के लिए, निर्वाह के लिए क्या है, एक प्रणाली है। जीवन चलाने के लिए अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है, ठीक है। हो गया अर्थव्यवस्था, आप लोग को समझ में आ गया। आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया मतलब वैसा काम जिससे हमें धन प्राप्ति होती है, करने से हमें धन प्राप्त होगा। कोई भी काम जिसे हमें करने से धन या आय प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय प्राप्त होता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। कोई भी ऐसा काम, चाहे हो गया गाड़ी चलाना, या फिर चाय बेचना, या फिर हो जाएगा पढ़ाना, बहुत सारे काम हो जाएगा। पढ़ाना हो जाएगा, डॉक्टर द्वारा अस्पताल में रोगी को क्या करना, ये सभी बहुत सारे काम हमें आर्थिक क्रिया है। समझ में आ गया आर्थिक क्रिया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधन पर क्या होता है, पूंजीपति का अधिकार होता है। जैसे कि अमेरिका अमेरिका हाल में ही देख रहे हो, अभी युद्ध हो रहा है ईरान और अमेरिका और इजराइल। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ इजराइल प्लस अमेरिका है। ये दोनों पर भारी कौन, ईरान पर है, ठीक है। तो पूंजीवादी देश है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधन पर पूंजीपति का नियंत्रण या अधिकार हो उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख लेना, एग्जाम्पल वहाँ हम दिए हुए हैं, ठीक है। अमेरिका क्लास करिएगा तो अमेरिका हो जाएगी, इससे पूंजीवादी है देश। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं, भारत में कौन सा है, तो भारत में मिश्रित है, ठीक है। मिश्रित याद रहेगा, यहाँ नीचे ही है, देखो तो हम ध्यान ही नहीं, नीचे। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जिसमें क्या होता है, पूंजीपति प्लस क्या होता है, सरकार दोनों का नियंत्रण होता है, इस दोनों का, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजीपति और सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। जैसे भारत में देख रहे हो, एक सरकारी स्कूल है, एक सरकारी स्कूल देख, तो स्कूल एक सरकारी है, एक प्राइवेट भी होता है। ये दो स्कूल होता है, आपका मर्जी, आप जहाँ पढ़ सकते। लेकिन जानते हो, चीन में जाइएगा तो वहाँ सभी सरकारी है, चीन में जाइएगा सरकारी ही है, सरकारी पूरा। रूस में जाइएगा पूरा सरकारी, चीन चले जाइए, वहाँ सभी फैक्ट्रिया से लेकर सभी काम क्या होता है, सरकारी होता है। और सरकार सभी का बंदोबस्त करते, बच्चों को पढ़ाने से लेकर,
मतलब शुरू से लेकर जब जन्म लेता है बच्चा ना, उस समय से लेकर मतलब काम, जब तक वो कोई अच्छा काम न मिल जाओ तब तक वहाँ सरकार क्या करता है, उसका सहयोग करता है, उस बच्चे को पढ़ाने लिखाने में, सभी में, खर्च में। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जिसमें पूंजीवादी, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधन पर सरकार और निजी व्यक्ति या पूंजीपति दोनों का स्वामित्व हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि भारत, समझ में आ गया। छठा क्वेश्चन, सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास जिसमें भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर विकास किया जाए, उसे क्या कहते हैं? भावी पीढ़ी। भावी पीढ़ी ऐसा विकास, वैसा विकास जिसमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर विकास किया जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं। ऐसा नहीं कि मान लो आपको अभी ज़रूरत है, अभी देख रहे हो तेल का, गैस का किल्लत है, गैस को देख रहे हो, मान लो गैस है, अभी गैस बहुत कम मिल रहा है, मान लो इतना उपयोग करें कि बाद में जाकर हमें क्या, गैस मिले ही ना, और आने वाला क्या हो जाएगा, भावी पीढ़ी को क्या हो जाएगा, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, खाने से लेकर। तो इसीलिए क्या करना, गैस को भी हमें ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, कि भविष्य में आने वाले जो हमारे पीढ़ी है उनको कोई संसाधन से वंचित ना हो। अभी बहुत सारे, चलो ठीक है। सातवां क्वेश्चन क्या है, समझ में आया आप लोग को? सतत विकास क्यों आवश्यक है? तो सतत विकास प्राकृतिक संसाधनों को अत्यधिक उपयोग से, देखो संसाधन, सतत विकास क्यों आवश्यक है? अगर सतत विकास न रहे, सतत विकास अगर आवश्यक नहीं है, तो हमारी भविष्य पीढ़ी क्या हो जाएगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पर्यावरण क्या हो जाएगा, पर्यावरण जो होगा, पर्यावरण उसमें बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जैसे कि पानी के लिए देख रहे हो अभी विश्व तापन की समस्या बढ़ रही है ना, तो बहुत सारी है समस्या। प्राकृतिक, देखो तकनीकी के प्रयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण अत्यधिक हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सतत विकास आवश्यक है, समझ रहे हो ना, पर्यावरण प्रदूषित न हो, इसीलिए हमें क्या, पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए सतत विकास आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए। समावेशी विकास जानते हो आप लोग? समावेशी विकास जिसमें क्या होता है, समाज के सभी वर्ग के लोग, समाज के सभी वर्ग के लोगों का विकास होता है, सभी वर्ग, चाहे वो अछूत हो या फिर अमीर हो, इन सभी का देखकर जो विकास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, समावेशी विकास। विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रहे, तो ऐसा विकास को हम क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। इस विकास से कोई भी वर्ग के लोग अछूता न रहे। जैसे देख रहे हो नरेगा देख रहे हो, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, मतलब जो तो धनी है उनके लिए तो नहीं है, लेकिन वो भी कर सकते हैं, और जो बेरोजगार है, ज़्यादातर बेरोजगार लोगों के लिए, उनके लिए लाया गया कि वो कम से कम 100 दिनों का, कम से कम वर्ष में, मतलब 3 से 4 महीने नौकरी देने के लिए सरकार बनाया गया है यहाँ। अब इसका नाम रखकर मनरेगा कर दिया शायद, अभी फिर नाम चेंज होने वाला है। तो ये कितने दिन, 100 दिन लगभग, ये विश्व का सबसे बड़ा है, ये पढ़ा है नरेगा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ समावेशी विकास भी इससे जुड़ा है, मतलब समझ में आ गया, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग एक साथ विकास हो, समावेशी विकास। आर्थिक नियोजन क्या है, मतलब क्या, आर्थिक नियोजन देश की आवश्यकताओं को देखते हुए, आवश्यकता को देखते हुए संसाधनों को विकास के काम में प्रयोग करना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। देखो देश के जब जरूरत हो उस समय संसाधनों को क्या करना, संसाधन जो होते हैं उसका उपयोग करना, संसाधन का उपयोग करना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। यहाँ देखो क्या कह रहा है, राष्ट्रीय प्राथमिकता मतलब जरूरत के अनुसार देश के संसाधनों को विकासात्मक मतलब विकास के काम में, विकास की क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? जब देश की ज़रूरत हो उस समय क्या करना, संसाधनों को, अभी देश में क्या गैस की ज़रूरत है, तो जो संसाधन गैस,
अभी देख रहे हो देश में स्टोर है कुछ गैस, अभी जो खरीद के लाया जाता है वो भारत में भी स्टोर होता है कि कुछ दिन परेशानी ना हो, 3 महीना 4 महीना के लिए स्टोर कर लिया जाता है। मतलब इतना दिन खत्म भी हो जाए दूसरे देश से गैस का आना, अगर दूसरे मान लो भारत 60% क्या करता है, खुद ही गैस बनाता है, मतलब अपने देश की ज़रूरत को पूरा करता है। 40% क्या करता है, अन्य जगहों से क्या करता है, लाता है। तो ये तो खुद पूरा कर लेगा, लेकिन 40% के लिए क्या करता है, स्टोर करता है। तो उस स्टोर गैस को अब क्या करेगा, उपयोग करेगा। देख रहे हो अभी, तो इसी को आर्थिक नियोजन कहते हैं। समझ में आ गया। 10वां क्वेश्चन क्या, मानव विकास सूचकांक पढ़ा है। मानव विकास सूचकांक महबूब 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 उल हक के निर्देशन में क्या किया गया था, महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक। ये मानव विकास सूचकांक क्या होता है, 0 से 1 के बीच होता है। और पहली बार ये क्या, महबूब उल हक के नेतृत्व में इसे UNDP, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और इस 0 से कि इसका पहली बार ये कहाँ के थे, बांग्लादेश के थे, बांग्लादेश के थे। ठीक है, यहाँ देखो मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे कहते हैं UNDP द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया। मानव विकास सूचकांक जीवन स्तर, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर विकास का सूचकांक 0 से 1 के बीच होता है। इसमें 191 देशों का मानव विकास गणना की गई है, जिसमें भारत का कितना था, 132वां रैंक था। कितना, 132वां। ऐसे बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, यहाँ देखो क्या कह रहा है, मानव विकास सूचकांक के घटक कितने हैं, 3 हैं। HDI जिसे कहते हैं, HDI, जीवन आशा, जीवन शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर। क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट क्या है, मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ विकास द्वारा महबूब उल हक के निर्देश में तैयार की गई है। मानव विकास रिपोर्ट या फिर मानव विकास सूचकांक है, तो एक ही बात है, सूचकांक तो बात ही क्या है, एक ही होता है। ठीक है, निर्देश में इसमें और बहुत सारे शिक्षा, जीवन आशा, जीवन शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, 197 देश, इसमें 0 से 1 के बीच क्या होता है, सूचकांक होता है इसका, ये सब है। ठीक है, अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है। ठीक है, आधारिक संरचना से प्रकाश डाले, वैसा संरचना जो देश के विकास का क्या होता है, आधार होता है। जैसे कि क्या होता है, स्कूल हो गया, स्कूल कॉलेज हो गया, ये सभी क्या है, जो देश के विकास के लिए, जैसे कि जल हो गया, बिजली हो गया, समझ रहे हो ना। वैसे तत्व जो देश के विकास का क्या होता है, आधार होता है, उन्हें देश का आधारिक संरचना के, जैसे सड़क, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, बिजली, परिवहन, ये सभी क्या है, हमारा आधारिक संरचना। समझ में क्या है, आधारिक संरचना जो देश के विकास के लिए आधार होता है। जैसे कि पेट्रोल भी एक तरह के आधारिक, पेट्रोल गैस गैस हो गया, बहुत सारी चीज़ भी, समझ गए। इसी तरह आर्थिक आधारभूत संरचना क्या, 14 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक आधारभूत संरचना मतलब वैसे तत्व जो देश के हैं। आर्थिक आधारभूत मतलब क्या होता है, जिससे धन प्राप्त होता है, वही आर्थिक आधारभूत, जिससे रुपया पैसा आता है। गैर आर्थिक, देखो आर्थिक आर्थिक आधारभूत संरचना, देखो आधारभूत संरचना 2 प्रकार की होती है, आगे पढ़ेंगे। एक आर्थिक और एक गैर आर्थिक। एक आर्थिक जिससे धन प्राप्त होता है, एक गैर आर्थिक मतलब, आर्थिक मतलब जैसे वैसे तत्व जो देश के विकास का आधार होता है, उन्हें देश का आधारिक संरचना, जैसे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल। देश के आर्थिक विकास आधारिक संरचना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस देश का आर्थिक आधारभूत संरचना अधिक होता है वो विकसित जैसे उन्नत होता है, और जिसका आर्थिक आधारभूत संरचना क्या होता है, कम होता है, वह क्या होता है, वह अविकसित। क्या होता है, अविकसित होता है। समझ में आ गया आप लोगों को। ये आप 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन में कौन कौन साधन है। उत्पादन के निम्नलिखित साधन है, पूंजी, संगठन, साहस, भूमि, श्रम। ये सभी क्या है, अर्थशास्त्र के साधन है। जैसे पूंजी हो गया, संगठन हो गया, साहस हो गया, भूमि, श्रम, ये सभी हमारा अर्थशास्त्र। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन ये 9th का क्वेश्चन है, क्लास 9th का क्वेश्चन है।
और 10th में एक बार 2014 में पूछा था, हो सकता है आ सकता है। 9th में जो पढ़े होंगे तो आप लोगों का क्लास क्या हो गया, समाप्त हो गया। और लघु उत्तरीय क्या हो गया, समाप्त। अब रह गया क्या, दीर्घ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रह गया। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे आप, और इसको पूरा बढ़िया से देख लेना। ठीक है, पीडीएफ को हम ये पूरा 1 से लेकर कितना 15 तक आप लोगों को पीडीएफ हम वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लगवा देंगे। ठीक है,